प्रोग्राम जुर्म और सज़ा में आज हम आपके लिए एक पुलिस गर्दी की कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी का आगाज़ होता है मोटरवे M9 पर वाक़ खिलजी कोट से, जहां पर पुलिस ने एक 20 साल के नौजवान को गिरफ़्तार किया और फिर ले गए। उसके बाद में उसके साथ क्या हुआ ये उसके घर वाले अपनी ज़बानी बताएंगे, लेकिन मुबैना तौर पर पुलिस की जानिब से उसके ऊपर शदीद तशद्दुद किया गया और उसके बाद में अहले खाना से मुबैना तौर पर रिश्वत तलब करके उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफसीलात क्या हैं उनके अहले खाना से पूछते हैं, जो कि तफसीली तौर पर बताएंगे कि अब उस लड़के की हालत क्या है और उनके साथ पुलिस ने क्या नाइंसाफ़ी की। मैं इस उसी मुतासरा नौजवान के साथ हूँ जो एक मंशियात के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार हुआ था, लेकिन उसके बाद में इस पर मुबैना तौर पर पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया और आप जैसे कि देख सकते हैं इसकी अब ये कंडीशन है, ये इस वक्त मुकम्मल तौर पे बिस्तर पर आ चुका है। रीढ़ की हड्डी में इसकी चोट लगी है और ख़ासी इसकी हालत कमज़ोर है, लेकिन पहले हम इससे बात करने की कोशिश करते हैं। मुजाहिद, आप ये बताइए कि आपको क्या हुआ था, किस तरह से मारा था, क्या हुआ था, पूरी बात बताओ। और इन लोगों ने उल्टा लटकाया मुझे और डंडों से मारा और बहुत मारा। मेरे आंखों पे पट्टी बांधी थी, मारा। उसके बाद फिर मुझे फिर लॉकअप किया, आते जाते और मार रहे थे। फिर ये लोग पैसों का डिमांड भी कर रहे थे। इधर से मुझे उठाया घर के सामने से, एक कार थी और 3 बाइक थे। मुझे उठाया, मेरे सर पे बड़ भी मारा। मेरा भाई आमिर निकला घर से, इन लोगों ने मुझे गाड़ी में डाला, मेरा आंखें बंद किया। एक दिन पता नहीं मुझे कहाँ पे लेके गया था। उसके बाद मुझे थाने लेकर गया। जैसे थाने लेकर गया फिर ऊपर दूसरे मंजिल पे चढ़ाए, उधर एक कमरे, उधर मेरा आंखें बंद थी, उधर मार दिया। मारा, बहुत मारा, पीटा। मारने वाले कौन थे? ये एक यासर नामी शख्स था और एक महबूब था, एक वक़्त। किस चीज़ से मारा तुमको? कमर पे उल्टा लटकाया था, मारा। फिर उसके बाद ये लोग जेल का स्टडी कर रहे थे तो जज के सामने पेश किया। मैंने जज को भी ये बोला कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादती किया, बिला हुआ जलाया। जज ने, मेरा पाँव से खून जा रहे थे, जज ने मुझे देखा, जज ने बोला इसको हबासी अस्पताल ले जाओ, मेडिकल रिपोर्ट में मुझे ले आओ, फिर इन जेल का स्टडी करो। मैं हबासी अस्पताल लेके गए, मेडिकल रिपोर्ट जज को दिया, उसके बाद फिर पेश किया। क्या पहले से ये नसीर को, ये जितने भी एहलकार हैं, इनको जानते? नहीं, इन लोगों ने उठाया मुझे। मैं नसीर साहब को पहले नहीं जानता था, हालांकि नसीर साहब को पता भी नहीं था। नहीं, ये जो यासिर वगैरह हैं, यासिर को जानते थे तुम पहले से? यासिर को नहीं, इनने उठाया पैसों के लिए, मुझे उठाया, कह रहे पैसे दो, ये दो। मैंने बोला मैं खुद गरीब हूँ, इन लोगों ने मारा, अभी मेरा ये हालत हुआ, मैं से बीमार हो गया। अभी इतना खर्चा आ रहा है, 65-70 लाख खर्चा आ रहे हैं मेरे ऊपर। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा रीढ़ की हड्डी की ट्रांसप्लांट होगा, ये चेंज होगा, तो हमारे पास तो इतना पैसे नहीं है। भाई मेरे खुद गार्ड से नौकरियां करते, 35-30 हज़ार रुपये तनख्वाह है भाइयों का, तो इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है। आपने सुना ये हमारा IGP सिंध और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से दरख्वास्त है कि मेरा इलाज का ख़र्चा उठाया जाए, मेरा इलाज किया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। मैं इस वक्त मुजाहिद के घर पर मौजूद हूँ। जब मुजाहिद को अरेस्ट किया गया था तो उसके बाद में उसका भाई आमिर, उसने उसके लिए भाग दौड़ करना शुरू की थी। मेरे साथ इस वक्त आमिर मौजूद है। आमिर से हम तफसीली तौर पे जानते हैं कि एग्जैक्टली उस वक्त हुआ क्या था। आमिर, जब मुजाहिद को पुलिस पकड़ के ले गई थी फिर तुमने क्या किया था, ज़रा तफसीली तौर पर बताओ। जी, मैं गया था थानों वालों ने बोला कि यहाँ पे नहीं है मुजाहिद। वहाँ पे निसार नामी का एक बंदा है, उसने मुझे धक्के दिया कि आपका भाई नहीं है यहाँ पे। जब तुम्हें ले गए, तुम थाने गए, थाने जाने के बाद में तुम्हें बताया दिया, फिर तुमने क्या किया, 15 वगैरह पे इत्तला की? उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में रात को फिर मेरे को कॉल आई, मुखबर ख़ास पे मेरे को बात पहुँचाई। मुखबर ख़ास कौन, मतलब तुम्हारे भाई के नंबर से कॉल आई? भाई के नहीं, किसी आम नंबर था। ठीक है, फिर? बोला 3 लाख रुपए भेजो वरना आपके भाई को हम गोली मार देंगे। अच्छा, फिर तुमने क्या जवाब दिया? मैंने बोला मैं गरीब बंदा हूँ, मैं कहाँ से लाऊं, मैं बिल्डर का गनमैन हूँ, मेरे साथ और कोई रास्ता ही नहीं था। तो वो भाई को रुलाते थे, कॉल पे बार बार रुलाते थे। उनमें से मैंने
3 बंदों को पहचान लिया, 3 बंदों को पहचान लिया और सारे नकाब पोश थे। कौन कौन थे वो 3 लोग? 3 बंदे, एक यासिर था, एक महबूब था, एक वकास था। ठीक है, ये तीनों कौन हैं? ये पुलिस में है, तीनों पुलिस में ही थे। फिर उसके बाद मैंने जब 3 लाख रुपए में मजबूर हो गए लोगों से, गांव वालों के भीख मांग के कटे करके लेके गया, तो मैं लेके गए वहीं पे, तो थाने के साथ वहाँ पे मेरे को यासर खड़ा था, 3 लाख रुपए उसने मुझसे ले लिया। उसके साथ महबूब भी मौजूद था। फिर क्या किया? फिर उस लोगों ने भाई को FIR कर दिया सुबह सुबह मुंशियात के जुर्म में। अच्छा जी, मैंने पहले से ही पिटीशन दायर की थी। अच्छा, तुमने पिटीशन कब दायर की थी? जैसे भाई को पकड़ लिया तो पता नहीं लग रहा था, मैं ये समझा कि चोर ले गए भाई को, तो मैं फ़ौरन गया। उसमें से ये 3 बंदों को तो मैंने फ़ौरन पहचान लिया। मैंने बोला ये 3 बंदे तो पुलिस वाले, ये और कौन है जो नकाब सारे बांध के घूम रहे। मैंने जल्दी पिटीशन दायर की क्योंकि भाई को असले के ज़ोर से ले गए। मैंने पिटीशन दायर की, अभी कोर्ट का आर्डर आया, फिर बाद में कोर्ट का नहीं सुनो, जब पिटीशन दायर कर दी उसके बाद तुमसे 3 लाख रुपए लिए इन्होंने? जी, उसके बाद मेरे से 3 लाख रुपए इस लोगों ने लिए। उनको पता नहीं था कि इसने पिटीशन दायर की है। ठीक है जी, फिर कोर्ट का आर्डर आया, कोर्ट का आर्डर फॉलो नहीं किया SHO साहब ने। अच्छा, उसके बाद में जब ये सारा काम हो गया तो फिर पिटीशन तुमने दायर की थी, तो उसके ऊपर जज साहब ने क्या कहा? भाई को लेके गया कोर्ट पे, मलिर कोर्ट, तो जज साहब ने भाई को कस्टडी नहीं कर रहा था। भाई को जो हालात था ना, उसके कपड़े सारे खून में लथपथ थे। जज साहब ने आयो नसीर को बोल दिया कि इस लड़के को क्या किया है तुम लोगों ने, मुसलमानी, ये तो छोटा सा बच्चा, इतना क्यों मारा है तुम लोगों ने इसको। बोला इनको जेल भी नहीं ले गए, इसको कस्टडी नहीं करो, इसको जल्दी से अब्बासी लेके जाओ, अब्बासी लेके जाओ, इनका मेडिकल कराओ। फिर आयो नसीर ने इनको लेके गए अब्बासी से वापस थाने लेके आए। थाने के फिर कल 5 बजे भाई को बाइकों पे लेके गया जेल, कस्टडी किया भाई को। फिर इनको मुंशियात के जुर्म में बंद कर दिया। अच्छा। अभी कोर्ट के आर्डर आ गए, कोर्ट का पहले आर्डर आ गए तो SHO साहब आर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है। फिर दूसरा आर्डर आ गया, उनको भी ADJ 7 का ऑर्डर है, वो भी फॉलो नहीं कर रहे। SHO साहब कह रहे कि मैं आपके कुछ पैसे दे दूंगा, ख़र्चा दे दूंगा, लेकिन पुलिस को छोड़ लो। जब मैं ये पख्तून फैमिली है, बात थोड़ा सही करने में इनको थोड़ा मुश्किल का सामना है, लेकिन जो इनके बात से अंदाज़ा हुआ है और जो इनका कहने का मकसद है वो ये है कि ये लोग जिस वक्त इनके भाई को अरेस्ट किया गया था, उसके बाद में इन्होंने जब इनको कहीं भी नहीं मिले तो उन्होंने कोर्ट में पिटिशन्स वगैरह फ़ाइल की कि इस तरीके से कोई नामालूम अफराद लेके चले गए। जब इस बात की तस्दीक होगी, थाने में इनके भाई मौजूद नहीं हैं। रात में 3 पुलिस एहलकारों के नाम लिए, उन्हें रब्ता किया, इनसे उनसे 3 लाख रुपए ले लिए। ताहम उसके बाद में इनके भाई को एक मंशियात के जुर्म में 75 ग्राम वीड की बरामदगी शो करके और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और मुकदमा दर्ज करके जब अदालत में पेश किया गया तो फिर जज ने जब लड़के की हालत देखी तो उसको फिर अस्पताल भेजने के लिए अहकाम जारी किए गए। हम यहाँ पे आमिर के घर वालों से, आमिर से गुफ्तगू कर रहे थे, मुजाहिद के अहल खाना से गुफ्तगू कर रहे थे। तो हम इस दौरान जब जियो न्यूज़ की टीम के हवाले से जब खिलजी गोट के रिहायशियों ने सुना तो मुतादिद लोग हमारे पास आए और उन्होंने बोला कि हम अपना बयान रिकॉर्ड कराना चाह रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त इसी गाँव के एक शहरी हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मूसा। मूसा, आप कुछ कहना चाहते हैं इस हवाले से, इस वाक़े के हवाले से? हमारा भाई को तकरीबन अपने काम पे जा रहा था तो उनको खामखा उठा के यहाँ पे जो है ना रात का हमला था। उनमें से ये यासर और महबूबो और ये क्या नाम है वकास और एक कोई तनूली क्या नाम है उसका, कोई नाम है, हालांकि हाँ उन्होंने पकड़ा और आरू बरू पहले पैसे मांग रहे थे। जब हम लोगों ने पैसे नहीं दे दिए पर्चा उन्होंने पर्चा काटा। फिर उसके बाद जो है ना उनका मोटरसाइकिल भी नहीं लिखा हुआ था, कुछ भी नहीं, आरू बरू। हालांकि अपने काम पे तकरीबन 3 साल से आ रहा जा रहा है। कितनी पुरानी बात है ये तकरीबन 10 दिन भी नहीं हुए। अच्छा। 10, 15, 20 दिन हुए तकरीबन। हाँ यही हुए। तो क्या यहाँ पे और भी लोगों के साथ तरीके से काम हुआ है? यहाँ पे तकरीबन मैं बोलता हूँ कि यार दूसरे तीसरे पहले मैं बोलता हूँ कि यार एक घर वाले बंदे को जो है ना उनके साथ ऐसा ही हुआ है। उठा के उनसे पैसे मांगना और उनको जलील करना, बेइज्जत करना, वहाँ पे यही चलता रहता है। अच्छा। ये तकरीबन 6-7 महीने से ऐसे ही चल रहा है हमारे साथ। अच्छा। हमारे गोट के हर बंदे के साथ चल रहा है। खाली पैसों के लिए बस उठा लेते हैं, नहीं तो पैसे नहीं दिए तो कोई ना कोई जो है ना एक चीज़ डाल लेता है पीछे।
क्या डालते हैं? कोई भी केस हो, चाहे मुंशियात का हो, चाहे कोई भी हो। अच्छा। हाँ। इसी तरह से एक और हमारे साथ एक यहाँ के ये इलाके के मुअज़्ज़िज़ भी हैं और इनका नाम है गुल खान। गुल खान से बात करते हैं। जी गुल खान, आप भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं? जी जी, मेरी दुकान है। क्या क्या हुआ, क्या आप लोग के साथ क्या हुआ है? सर मेरी दुकान यहाँ पे किराना स्टोर की जो मैंने बच्चों के लिए खोली है और मैं खुद प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। सर हुआ ये कि मेरी दुकान पे ये लोग आए, निकाब पहने हुए थे, तकरीबन 8 से 10 अशख़ास थे जो निकाब पहने हुए थे और मोटरसाइकिल के नंबर प्लेट भी नहीं थे। मेरी दुकान पे आए और मेरे बेटे को ज़दकोब किया और मैंने एक दुकान वहाँ फ़रोख्त की अपना मार्केट में, बिस्मिल्लाह मार्केट में। उसकी आखिरी रकम जो थी वो मैंने ला के एक अलग से वो अलमारी में रखी, 5,15,000। सर वो मेरे बेटे शेर अली को ज़दकोब किया और वो रकम भी वो उठा के ले गए और 13,000 रुपये जो किराना स्टोर के जो उनके सेल थी वो उठा के ले गए। मैं सर घर पे मौजूद है, जब शोर शराबा सुना तो मैं बाहर आया तो उन्होंने मेरे को वो पिस्टल जो है ना वो खींच के थाना और मुझे कहा कि भाई अगली दफ़ा आप पैसे टाइम पे पहुंचाओ, नहीं तो आप जो है ना हम आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा। हाँ, तो सर ये जो है ना यहाँ पता नहीं क्या लाकानून है, तो उन्होंने जो है ना वो गर्म कर रखा है। हर गोट के हर दूसरे बंदे, हर गोट के दूसरे ये आपके साथ ये जो वारदात हुई है ये किसने की? ये सर यासर ने की मेरे साथ। यासर को मैं जानता हूँ क्योंकि उसको मैं सीसीटीवी कैमरे जब हमने वो रिकॉर्ड पे जब देखा मैंने तो उनको मैंने पहचान लिया कि यासर था। बाकी अशख़ास को मैं सर झूठ क्यों बोलूँ, नहीं पहचानता उनको। अच्छा। एक अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अक्सर लोग यहाँ पे कहते हैं, पुलिस का ये दावा होता है कि भाई यहाँ पे मंशियात फरोश, कोई बंदा मंशियात बेच रहा है तो मंशियात की वजह से उसको गिरफ़्तार कर लिया। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? सर मैं जो है ना 7 साल से मैं अपनी मदद आप हमारे गोट की कमेटी थी जिस कमेटी का मैं सदर रहा हूँ। सर इसके जो है ना हमें 7 साल बाद मुझे ये सिला मिला कि मेरे हर बच्चे को इन्होंने उठा के झूठे मुकदमे में बंद किया है। अभी मैंने तकरीबन कोई 6-7 महीने हो गए इसका शनाख्ती कार्ड बनाया। ये वालदा के साथ गया था हरीपुर हज़ारा दादे के घर। सर उसके नाम एक झूठे FIR में उन्होंने डाला है। अल्लाह काम को दरख्वास्त भी दी, अल्लाह काम को, और कोर्ट से भी रजू किया। वहाँ से मैंने पटिशन दायर की और कोर्ट ने जो है ना वो आर्डर इशू किया FIR का इनके ख़िलाफ़। जब मैंने आर्डर वो 2-3 चक्कर मैंने सर लगाए वहाँ पे थाने में, बोले आज कभी वो कह रहे हैं इससे चो नहीं है, कभी बोले कल आ जाओ। फिर उन्होंने जाके जो है ना आखिर में जब मैं आखिरी बार गया तो उन्होंने कहा कि भाई आपका काम हो जाएगा लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं, जो हम कहेंगे ना वो काम करो, आपका FIR भी कट जाएगा, आपका काम हो जाएगा। मैंने बोला सही है। मैं अंदर जाके उन्होंने पढ़ा लिखत किया, मैं तो सर अनपढ़ हूँ, तालीम मेरे है ही नहीं, तो मेरे से अंगूठा भी लगाया, साइन भी लिया। जब सुबह मैंने वकील को फ़ोन किया कि भाई मैंने तो ऐसा उनके साथ ये मेरे से बयान लिए तो मैंने FIR काट ली, मेरे FIR उन्होंने काट ली। नोटिस किया, जब नोटिस किया तो केस वहाँ चल रहा था, तो अभी मेरे को पता चल रहा कि ये लोग हाई कोर्ट गए। ये इसी खिलजी गोट के रिहायशी हैं और 2-3 अशख़ास हैं जिसके अंदर यासिर है, वक़ास है, महबूब है। इन्हीं लोगों के ऊपर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि ये थाना गडाब के अहलकार हैं और यहाँ पे आके जो भी लोग होते हैं उनको ख़ुसूसी तौर पे मंशियात के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार करते हैं। इस हवाले से और मज़ीद हम देखते हैं कि इसके ऊपर मज़ीद आगे क्या एक्शन हुआ है। कोर्टों में दोनों पार्टियां गई हुई हैं, तब जितने भी लोग हैं बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ा सा शऊर है, वो कोर्ट से पिटीशन भी करते हैं और काफ़ी सारे मामले जो कोर्ट में ज़ेर समाअत भी हैं। लेकिन अभी तक पुलिस के आला हुकाम ने इन एहलकारों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया। मुजाहिद अब मुकम्मल तौर पर बिस्तर पर है, बेड रिडन है। डॉक्टरों ने उसके इलाज के लिए तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए का तखमीना दिया है। उसको रीढ़ की हड्डी में एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की इंजरी हुई है जिसकी वजह से अब उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता लाग़िर होता जा रहा है।
اس سارے واقعے کو جو چلایا ہے جو ان کے لائر ہیں، جب انہوں نے کورٹ سے رابطہ کیا تھا تو لائر نے بہت باریک بینی سے اس کے اوپر کام کیا، اور اس وقت مجاہد کے جو ان کے کیس فائل کیا گیا تھا، ان کے لائر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، شہریار صاحب یہ بتائیے، یہ واقعہ آپ اس کا کیس بھی لڑ رہے ہیں، آپ نے بھی اپنے طور پہ تحقیق کی ہے کچھ، اور پہلے تو یہ بتائیے آپ لوگوں نے کیا کیا تھا ایگزیکٹلی کہ جس کے بعد میں جو یہ سارے کے سارے ایک ایکشن بھی لیا گیا تھا کہ مقدمہ درج ہوگا اور اس کے اوپر پولیس نے امپلیمنٹ نہیں کیا، تو اس حوالے سے تفصیلی طور پہ بتائیے۔ سر یہ وقوع ہوا تھا 3 بجے کے ٹائم پہ، جب اس بندے کو مجاہد کو ایبڈکٹ کیا گیا تھا کچھ لوگوں کی طرف سے، جن کا حلیہ اور وہ آلریڈی درخواست تھانے میں جو جمع کروائی، اس درخواست میں سب کچھ بتایا گیا تھا۔ تو تھانے کے ہیڈ مورر صاحب کی طرف سے درخواست کو ریسیو نہیں کیا، تو متعدل جو راستہ تھا ان کے پاس ٹی سی ایس کا تھا، تو انہوں نے اسی ٹائم ہی جا کے ٹی سی ایس کیا۔ ٹی سی ایس کرنے کے بعد وہ لوگ آ گئے کورٹ میں اگلے دن۔ تو جب ہم نے پٹیشن فائل کی تو اس کے اوپر کیونکہ ایبڈکشن کا معاملہ چل رہا تھا، تو اسی حوالے سے اسی دوران ان لوگوں کو ایک بندہ رات کو پرچی لے کے آیا، اس کو مارا، گاؤں والوں نے مل کے پیٹنے کے بعد تھانے کے حوالے کر دیا۔ جب تھانے کے حوالے کر دیا اور کہا کہ یہ بندہ ہم سے پیسے لینے آیا تھا مجاہد کی رہائی کے بدلے میں، تو ایس ایچ او صاحب کو یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کرا کے جب اس کو بتایا گیا کہ اس کے خلاف اب کارروائی کرو، ایف آئی آر درج کرو، تو اسی دوران ایس ایچ او صاحب نے بندے کو نکالنے کے بعد کسی دوسرے جرم کے اندر ڈال کے اس کو ایف آئی آر کر دیا۔ وہاں کے کچھ علاقہ مکین تھے جو ہاسپٹل کی طرف رکشہ وغیرہ چلا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مجاہد کو بیچ میں ڈال کے پولیس نے آگے سے بھی اور وہ جو افراد تھے سول ڈریس کے اندر پیچھے سے بھی اسلحہ لگا کے۔ تو آپ نے جیسے کہ بتایا نا کہ ان کو پرچی بھجوائی تھی ایس ایچ او نے کسی اور جگہ پہ گرفتاری اس کی ڈال دی کسی اور کیس میں، جب مجاہد کا کیس سامنے آیا، کیونکہ آپ لوگوں نے اس کے لیے پٹیشنز بھی فائل کر دی تھی مسنگ پرسن میں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس کے کھو جانے کے حوالے سے، تو اب اس کے بعد میں کیا رزلٹ نکل کر آیا، جب جو قانونی جنگ کیا ہوئی اس سے بتائیے۔ اے ڈی جے 7 صاحب نے اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے لیے کہا۔ اس پر جب اسٹیٹمنٹ ہم وہاں پر اپنا ریکارڈ کروایا تو اس کے اندر بتے کے سیکشن، ابڈکشن اور یہ لگے، تو ایس ایچ او کو ڈائریکشن دی کہ آپ اس کا بیان ریکارڈ کر کے ایف آئی آر درج کر کے لائیں، جس پر ایس ایچ او صاحب نے ابھی تک اس چیز کے اوپر کمپلائنس نہیں کی۔ ایس ایچ او کی جانب سے ایک جواب جمع کرایا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ایک کیس کے اوپر 2 مقدمات نہیں ہو سکتے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے متعلق، تو اب آپ مجھے بتائیے تو اس کے اوپر کس طریقے سے کنفرنٹ کیا آپ لوگوں نے؟ سر دیکھیں، وہ جو وقوع تھا وہ اور اس کو آپ ایک ساتھ نہیں ملا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تقریباً ایس ایچ او صاحب کے مطابق بھی اس نے اوپن کورٹ میں یہ کہا تھا کہ ہم 10 گھنٹے پہلے بندے کو پکڑتے ہیں اور 10 گھنٹے بعد میں اریسٹ ڈال دیتے ہیں۔ اگر آپ اس حساب سے تناظر سے دیکھیں تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اس چیز کے بارے میں۔ ہم نے جو درخواست دی ہے اور ریکارڈ میں ہے، ایس ایچ او صاحب اس کو وقوعے کو لے جا کے اگلے دن میں شو کر رہا ہے، ہم ایک دن پہلے ہیں، ہماری درخواست آن ریکارڈ پہ، ہماری پٹیشن آن ریکارڈ پہ۔ عدالت کے حکم پر مقدمہ درج نہیں کیا گیا، تو کیا یہ خلاف ورزی نہیں ہوگی عدالتی حکم کی؟ جی سر، یہ عدالتی حکم کی خلاف ورزی ہے، جس کے اوپر کنٹمپٹ پروسیڈنگس اس کے اوپر چل رہی ہے ایس ایچ او صاحب کی، اور اس کو اسٹرکٹلی جج صاحب نے پھر اس نے لا کے ایک رپورٹ جمع کروائی تھی کورٹ کے اندر، تو جج صاحب نے پورا مفصل دیکھتے ہوئے اس رپورٹ کے اوپر آرڈر کیا تھا کہ ایس پر جو ورژن ہے پریویس، اسی کے اوپر ہی اس کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر کے کمپلائنس لا کے کورٹ میں جمع کرائیں، اور ابھی تک ایس ایچ او صاحب نے جو آرڈر پاس ہوا ہے اس کی کمپلائنس بھی نہیں کیا ہے اور نہ ہی لا کے کوئی رپورٹ کورٹ میں جمع کروائی۔ اچھا شہریار صاحب، آپ نے اس حوالے سے خود سے کچھ تحقیقات بھی کی تھیں کہ یہ جو جتنے بھی یہ پولیس اہلکار ہیں، یہ ماضی میں بھی کچھ اس قسم کی سرگرمیوں کرمنل ایکٹیویٹیز میں پائے گئے ہیں، جیسا کہ ابھی الزام عائد کیا جا رہا ہے آپ لوگ کی جانب سے، اس میں کیا نکل کر آیا؟ سر اس سے پہلے بھی یہ جو آفیشلس ہیں وہ بہت سارے کرمنل ایکٹیویٹیز کے اندر پائے گئے ہیں،
اور ان کے خلاف تقریباً پورے گاؤں کے درخواستیں ایس پی صاحب کے پاس پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اور ابھی تک ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں عمل میں نہیں لائی گئی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سر ابھی تک یہ لوگ وہیں گاؤں کے اندر دن دہاڑے ایبڈکشن کر رہے ہیں, لوگوں سے بھتہ لے رہے ہیں, جن کی CCTV فوٹیجز بھی ریکارڈ پہ آئی, اس کے باوجود بھی ان لوگوں کے اوپر کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو رہی ہے. جیسا کہ آپ نے یہ وکیل صاحب کی گفتگو سنی اور جو انہوں نے کہا کہ عدالتی حکم جاری ہو گیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی SHO گڈاپ کی جانب سے اس کے اوپر جو عدالتی احکامات ہیں اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. دوسری جانب ایڈیشنل IG مظفر علی شیخ جو کہ انٹرنل میٹر پولیس کے بھی ہینڈل کرتے ہیں, اور انہوں نے اس کی واقعے کا نوٹس لے لیا ہے اور اب ایک DIG لیول کے آفیسر کو, ایک DIG کو اس پورے واقعے کے حوالے سے انکوائری مانگ کی گئی ہے کہ جو اس وقت جو زخمی لڑکا ہے اس کے اہل خانہ کا جو الزام ہے پولیس اہلکار پہ, پولیس پارٹی کے اوپر کہ یہ پولیس گردی ان کے ساتھ کی گئی ہے, اس کی مکمل طور پہ انکوائری کی جائے اور اس کی انکوائری کی بنیاد پر اس پورے واقعے کے اوپر ایکشن لیا جائے گا. برٹش میڈیکل کونسل نے سینئر میڈیکل کنسلٹنٹ ڈاکٹر آصف مناف کو نہ صرف کام کرنے سے روک دیا ہے بلکہ ان کو سٹرائک آف کر دیا ہے اور وہ برطانیہ میں ایز اے میڈیکل پروفیشنل کام نہیں کر سکتے. ڈاکٹر آصف مناف پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے تقریباً 3 سال کے عرصے میں انہوں نے اپنی سوشل میڈیا کے اوپر جو مختلف ٹویٹر اکاؤنٹ اور دیگر جو سوشل میڈیا سائٹس تھی ان کے اوپر انہوں نے مختلف ریسسٹ, سیکسسٹ اور یہودیوں کے خلاف انہوں نے مختلف وہاں پر انہوں نے الزامات لگائے, انہوں نے بعض ایسی باتیں لکھی مختلف اس وقت جو انٹرنیشنل قوانین ہیں ان کے مطابق وہ غلط تھے. ڈاکٹر آصف مناف نے جو یہودیوں کا جو ہولوکاسٹ جو ہوا تھا, جو قتل عام ہوا تھا دوسری جنگ عظیم کے اراؤنڈ, اس کے اوپر بھی انہوں نے سوالات اٹھائے کہ کیا وہ ہوا تھا یا نہیں. اس کے علاوہ جو سپٹمبر 11 کے جو امریکہ میں ٹوین ٹاورز اٹیک ہوئے تھے اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ وہ جو ٹوین ٹاور اٹیکس تھے وہ انسائڈ جاب تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو وہ حملے ہوئے اس میں یہودی ملوث تھے اور جس کی وجہ سے ٹوین ٹاورز گنے اور اس کے بعد وار آن ٹیرر شروع ہوئی. ڈاکٹر آصف مناف آج سے کچھ عرصہ قبل جہاں پر جو BBC کا بہت ہی مشہور پروگرام ہے دی اپرینٹس جس کو کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں برطانیہ میں اور برطانیہ سے باہر, اس میں کانٹیسٹنٹ کے طور پر ایک بہت انٹیلیجنٹ, لائق اور ایک بہت شارپ ذہن رکھنے والے کانٹیسٹنٹ کے طور پر سامنے آئے. ان کو پورے ملک میں شہرت ملی, لیکن جب شہرت ملنے کے بعد ان کے سوشل میڈیا کو دیکھا گیا تو یہاں کے میڈیا نے مختلف ایسی پوسٹ ہائی لائٹ کی کہ اور جو سوالات اٹھائے گئے کہ جو لارڈ ایلن شوگر کا اتنا بڑا شو ہے اس کے اوپر اسکروٹنی کے بغیر اور ویٹنگ کے بغیر ڈاکٹر آصف مناف کو جانے کیوں دیا گیا. اور اس کے بعد برطانیہ کا جو ریگولیٹری باڈی ہے برٹش میڈیکل ایسوسیشن, وہاں پر ان کا جو ٹریبیونل ہے وہاں پر مختلف ان کی پوسٹ کے اوپر ان کی ہیئرنگز ہوئیں. ان کے ایک لمبا عرصہ ان کا کیس چلا جس کے دوران ڈاکٹر آصف نے وہاں پر وہ خود پیش بھی نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ کو لیگلی بھی ریپرزینٹ نہیں کیا اور ان کو اب جو میڈیکل رجسٹر ہے اس سے سٹرائک آف کر دیا گیا ہے. جو ٹریبیونل کی جو ہیئرنگز تھی اس کے دوران یہ بھی پتہ چلا کہ ڈاکٹر آصف مناف نے جو آج سے تقریباً 1.5 سال قبل انہوں نے کوونٹری کے ایک ہاسپٹل میں جہاں پر وہ ایک لائیو آپریشن چل رہا تھا وہ بغیر نوٹس کی اور بغیر کسی کو بتائے وہ وہاں سے چلے گئے. اس کے علاوہ انہوں نے جب وہ ان کو جو سسپینڈ کیا گیا ہوا تھا اس وقت انہوں نے ایک پیشنٹ کو انہوں نے سک نوٹ بھی ایشو کیا جو وہ نہیں کر سکتے تھے اور انہوں نے جو ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو پوسٹ کی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیول اور ان کی ایجوکیشن کے بندے کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے جو بعد میں جو ٹریبیونل کی جو کارروائی ہوئی جو میڈیکل پریکٹیشنرز ٹریبیونل تھا اس کے دوران انہوں نے انگیج نہیں کیا, نہ وہ خود پیش ہوئے, نہ انہوں نے کوئی صفائی دی اور اس طرح سے اب ان کو جو مختلف قوانین ہیں ان کی وائلیشنز اور خاص طور پر جو اینٹی سیمیٹک ریمارکس ہے یہودیوں کے خلاف نفرت پھیلانے والے جو الزامات ہیں وہ لگانے پر ان کو اب سٹرائک آف کر دیا گیا. پروگرام جرم و سزا کے لیے تھر پارکر سے میں ہوں عبدالغنی بجیر. میں اس وقت موجود ہوں تھر کول انڈر گیسیفیکیشن منصوبے بلاک نمبر 5 پر. یہ منصوبہ تھر کول کے کل 12 بلاکس میں سے 5 نمبر بلاک کا منصوبہ ہے جس کا آغاز سال 2008 میں کیا گیا. اس منصوبے کے تحت زیر زمین کوئلے کو جلا کر گیس میں بدلنے کے بعد بجلی پیدا کرنے تھی اور یوں میرے عقب میں آپ پورا اسٹرکچر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ بجلی گھر بھی بنائے گئے اور یہاں پر بورنگ کر کے زیر زمین
कुओं के ज़रिए, ड्रिलिंग के ज़रिए कोयले तक रसाई की गई और कोयले के बाद गैस जलाकर बिजली पैदा करने के तजुर्बा कामयाब होने का दावा भी किया गया, लेकिन मुख्तलिफ तकनीकी वजूहात के बायस इस मंसूबे को साल 2018 में नाकाबिले अमल करार देकर बंद कर दिया गया। इस मंसूबे की बंदिश के बाद इसको सिंध एनर्जी डिपार्टमेंट के हवाले किया गया और जिसके बाद सिंध कोल अथॉरिटी के सुपर्द किया गया इस मंसूबे को। लेकिन साल 2020-21 से लेकर साल 2023 तक यहाँ से मुख्तलिफ जो चोरी और यहाँ की जो भारी मशीनरी है उसकी गायब होने की शिकायत आम हुई और पुलिस स्टेशन इस्लाम कोर्ट पर इन 2 सालों के दौरान जो है वो मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज किए गए, जिनमें मुलजमान से जो कीमती मशीनरी है वो भी रिकवर करने की दावा की गई। आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस मंसूबे के मुतल्लिक जो सीएम सिंध की जानिब से इंक्वायरी रिपोर्ट बनाएगी, उस इंक्वायरी की सिफारिशात के हवाले से, और इस मंसूबे के मुख्तलिफ हिस्से हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ के ये जो मशीनरी है यह किस तरह से पड़ी हुई है और इस मंसूबे के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उनका हम जायज़ा लेंगे। इस मंसूबे की जो बोरिंग के वॉयल्स हैं और जो बिजली घर का मंसूबा था उसकी साइट हमने आपको दिखाई, जहां पर किसी किस्म की कोई चार दीवारी नज़र नहीं आ रही थी। और इस वक्त मैं मौजूद हूं इसी मंसूबे के दूसरे सेक्शन जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफिसेज और दीगर मशीनरी मौजूद है, उसकी क्या हालत है मेरा कैमरामैन सजावल बजीर आपको दिखाए। तो ये जो गाड़ियाँ हैं इस मंसूबे की, आप देख सकते हैं कि जो मुकम्मल तबाह हाल नज़र आ रही हैं, ये लग्जरी गाड़ियां हैं जो कि अमले के पिक एंड ड्रॉप के लिए रखी गई थी। इसी तरह की आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं छोटी बड़ी कोई 70-80 के तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं जो कि गुज़श्ता 8 सालों से इसी तरह से मौजूद हैं। और इसी हवाले से जो मुख्तलिफ FIR रिपोर्ट्स दर्ज की गई इस्लाम कोर्ट थाने पर, उसके अंदर भी ज़िक्र किया गया कि जो मुख्तलिफ गाड़ियाँ हैं उनके आलात हों, उनकी मशीनरी हों या जो बाकी इस मंसूबे की हेवी मशीनरी है उसकी चोरी के मुकदमात भी दर्ज किए गए और मुतअद्दिद जो मुलज़मान हैं उनके ख़िलाफ़ किसी हद तक कार्रवाई भी की गई। लेकिन इस मंसूबे के हवाले के चूँकि जो करोड़ों रुपए की जो मशीनरी है उसका गायब होने का इंकशाफ हुआ, जिसके बाद CM सिंध की जानिब से एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील की गई जिसने जून 2015 के अंदर ये रिपोर्ट दी और अपनी रिपोर्ट के अंदर इंकशाफ किया कि इस मंसूबे की जो मशीनरी है उसके गायब होने में, मुबैनात और चोरी होने में इस मंसूबे की जो साइट हेड है उसको मुलव्विस करार दिया गया और उसी के साथ ही सिंध कोल अथॉरिटी के जो बाकी कुछ ज़िम्मेदारान हैं उनको भी नॉमिनेट किया गया और उसी के साथ ही जो पुलिस की नफरी है उस दौरानिया की साल 2018 से लेकर साल 2023 तक जिनकी तादाद दर्जनों में बनती है, उनको भी शामिल तफ्तीश करके उन पे मुकदमा दर्ज करने की जो है वो सिफारिशात की गई। तो ये सिफारिशात SSP थरपारकर के पास 8.5 माह कबल पहुंची और जो बाकी मुतलका महकमा जात हैं उनको भी कापियाँ भिजवाई गई, लेकिन 8 माह गुजरने के बावजूद अभी तक इस पर कोई ताहाल कार्रवाई अमल में ना आ सकी है और यह मंसूबा इसी तरह से जो है वो मुकम्मल तौर पे इसी सुनसान जगह में और बग़ैर किसी हिफाजत के नज़र आ रहा है। तो आज के इसी प्रोग्राम में हम ने बात करने की कोशिश की सिंध कोल अथॉरिटी का जो DG है मोहम्मद असलम सुमरो उनसे, मगर उन्होंने मीडिया पर अपना मौक़िफ़ देने से और इस मंसूबे की मज़ीद तफसीलात और जो करंट स्टेटस हैं वो बताने से इनकार कर दिया। थरकोल अंडर गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट के मुतालिक सिक्योरिटी का एक पहलू है, उसके मुतालिक हम बात करेंगे SSP थरपारकर से। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ SSP थरपारकर की ऑफ़िस में और उनसे जानेंगे UCG प्रोजेक्ट की जो करंट सिक्योरिटी है और जो सिचुएशन है उसके मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी गनी भाई, बड़ी मेहरबानी आपने जो है वो इस मौजू पर बात की। अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन ये प्रोजेक्ट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का था। 2018 में ये सिंध गवर्नमेंट के हैंड ओवर हुआ
اور سنس دین جب یہ ہمارے ہینڈ اوور ہو گیا تو پھر سندھ کول اتھارٹی نے اس کی کسٹڈی لی اپنے پاس، اور اس کے انر پیریمیٹر کے اندر جو سیکیورٹی تھی، کیونکہ یہ پروجیکٹ آپ نے بھی اس کو اگر دیکھا ہوگا تو یہ 3 مختلف سائٹس پر جو ہے وہ محیط ہے، اور اس کی جو انر سیکیورٹی تھی وہ انہوں نے ایک سیکیورٹی کمپنی، پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی کو ہائر کیا تھا، الہطف کو۔ ان کے گارڈز جو ہے وہ وہاں پہ تعینات تھے، جبکہ جو ڈسٹرکٹ پولیس تھی وہاں پر ان کی آؤٹر پیریمیٹر جو روڈز، رستے جو کہ مختلف تحصیلوں کی طرف جاتے ہیں، ان رستوں کی کوریج جو ہے وہ ڈسٹرکٹ پولیس کے ذمہ تھی۔ اور 2018 سے پھر آنورڈز اسی ارینجمنٹ کے تحت جو ہے وہ سیکیورٹی چاہیے۔ 2023 میں جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ تھیفٹ کا ان کے انسیڈنٹس ہونا شروع ہوئے، جس کی پھر پولیس نے بر وقت FIRs بھی کی، کچھ اس میں چھوٹی موٹی ریکوریز بھی ہوئی تھیں۔ تو ان ٹوٹل اس میں 18 جو ہے FIRs ہوئی چوری کی، جس کے بعد پھر چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم نے جو ہے اس کا پوری انکوائری کی، اور اس انکوائری میں انہوں نے جو پرنسپل اکیوز تھا وہ اس وقت کا جو کسٹوڈین تھا، جو ڈپٹی ڈائریکٹر اچھا یہ بتائیے کہ انکوائری کب ہوئی، مقصد اندازاً؟ یہ انکوائری ہوئی ہے جون 2025 میں۔ 2025 میں یہ انکوائری ہوئی، جب یہ انسیڈنٹس ہوئے اور رپورٹ ہوئے میڈیا میں تو پھر اس کی انکوائری ہوئی۔ انکوائری میں انہوں نے جو پرنسپلی اکیوز کیا، جو چارج کیا، اس میں ڈپٹی ڈائریکٹر اس وقت کے طارق کلو صاحب، ان کو انہوں نے چارج کیا، اور جو اس کی سفارشات تھی وہ پھر اس کی کاپیز ہمارے پاس بھی آئیں کہ آپ اس میں جو بھی انہوں نے، اس میں ایک اسکریپ ڈیلر تھا، اس کا نام بھی آیا تھا، جو پرچیزر تھا، ریسیور تھا اسٹولن پراپرٹی کا، جو کسٹوڈین تھا اس کا طارق کلو ڈپٹی ڈائریکٹر، اس کو انہوں نے اکیوز کیا۔ جو پرائیویٹ سیکیورٹی فرم تھی اس کے اہلکاروں کو، کچھ کول اتھارٹی کے کچھ اہلکار تھے، ان کو انہوں نے اکیوز کیا، اور جو وہاں پہ آؤٹر پیریمیٹر پہ کچھ پولیس اہلکار تھے ان کو بھی انہوں نے کہا شامل تفتیش کیا جائے۔ تو وہ ریکمنڈیشنز جو تھی وہ ہمارے پاس آئیں جولائی اگست کے مہینے میں، جو فائنل رپورٹ تھی۔ تو اس پر ریسنٹلی جو ہے وہ ہمیں یہ ریکویسٹ بھیجی گئی تھی سندھ کول اتھارٹی کی طرف سے کہ ان پر جو ہے FIR درج کی جائے اور قانونی کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ تو ہم نے جب لیگل اوپینین اس پہ لیا تو کیونکہ اس میں پبلک سرونٹس کی انوالومنٹ ہے، اور پرنسپل اکیوزڈ ہمسیلف ہی ہیپنس ٹو بی دی ڈپٹی ڈائریکٹر، تو اس وجہ سے جو ہے ہم نے ان کو یہ لیگل اوپینین کے ساتھ ریفر بیک کیا ہے کہ آپ اس پر فردر لیگل اوپینین لیں، کیونکہ یہ میٹر اینٹی کرپشن کی ایکسکلوزیو ڈومین بنتی ہے۔ اس کے اندر کوئی آپ کے آفس کا کوئی عملدار وغیرہ اس کا کوئی نام آ رہا ہے؟ چلو جو اہلکار ہوتے ہیں وہ تو اس کی ایک جنرلی لسٹ ہوگی، تو اس کے متعلق کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ دیکھیں اس میں انہوں نے کچھ اہلکاروں کے بھی نام دیے ہیں، کچھ بندوں کے بھی نام دیے ہیں۔ ہم نے وہ ساری انکوائری اینٹی کرپشن کے ہینڈ اوور کی ہے کہ جی آپ اس پر پوری کارروائی کریں۔ اس میں جو بھی، کیونکہ پرنسپلی انہوں نے چند نام دیے ہیں جس میں پولیس کا اہلکار کوئی بھی نہیں ہے جس پر ڈائریکٹ FIR ہو، لیکن جو پولیس کا اہلکار تھرو آؤٹ اس ٹائم پہ DIB انچارجز بھی تھے، ہمارے آفس کے اسٹاف بھی کچھ تھا، اور پولیس کے اہلکار جو اس وقت وہاں تعینات تھے ان کا یہ لکھا گیا ہے رول کہ جی ان کا رول انویسٹیگیٹ فردر کیا جائے، کیونکہ اس انکوائری میں ڈائریکٹ کوئی ان کا رول اسٹیبلش نہیں ابھی تک ہوا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ان کا رول رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے فردر پروب چاہیے اس میں، تو تاکہ جب بھی لیگل ایکشن ہمارے اینڈ سے شروع ہو یا اینٹی کرپشن کی پرائمرلی ہونا اینٹی کرپشن کے اینڈ سے، جس اینڈ سے بھی شروع ہو، تو وہ اس کو جو بھی سارے نام ہیں DIB انچارجز تھے، اکاؤنٹنٹ تھے، جو بھی تھے، وہ سارے بندوں کے نام وہ انویسٹیگیٹ کریں گے کہ ان کا کیا رول بنتا ہے، اور ان کو اس حساب سے وہ چالان کریں گے۔ اس منصوبے کے متعلق SSP تھرپارکر کا آپ نے موقف سنا۔ اس منصوبے پر جو پولیس کی سیکورٹی تھی اس کو تو دسمبر میں تبدیل کیا گیا، لیکن جو نجی کمپنی کی سیکورٹی ہے وہ وہی موجود ہے، جس کے متعلق CM سندھ کی انکوائری کمیٹی کے اندر سفارشات کی گئی تھی کہ جو نجی سیکورٹی کمپنی ہے اس کو بھی بلیک لسٹ کیا جائے، لیکن تاحال اس انکوائری رپورٹ کے متعلق کوئی عمل درآمد سامنے نہیں آیا ہے، نہ ہی اس منصوبے کو مستقبل میں محفوظ بنانے کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ انتظامات دکھائی دے رہے ہیں جس سے یہ جو کروڑوں کے اثاثہ جات ہیں وہ محفوظ رہ سکیں۔ پروگرام جرم و سزا کے لیے گجرات سے راجہ ریاض احمد راسخ ہوں۔ اس وقت میں
यहाँ DPO ऑफिस में मौजूद है। हम पिछले साल में जो जराइम में नुमायाँ कमी देखने में आई है, हम इस हिस्से में DPO गुजरात राना उमर फारूक के पास मौजूद है। हम इनसे पूछेंगे कि ये कैसा, कौन सा ऐसा अपने मैकेनिज्म किया जिससे ये जो नुमायाँ कमी आई। आप ये बताइएगा कि ये इसमें नुमायाँ कमी जो आई है, इसमें कौन सी ऐसी आपने कोई ख़ास पुलिस को मैकेनिज्म दिया जिससे रबरी, कत्ल केस और दूसरों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो पुलिस की प्रिवेंशन स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी बेहतर हम प्रिवेंशन कर सकेंगे उतना ही बेहतर हमारी डिटेक्शन भी हो जाएगी और क्राइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। नंबर 2 बात ये है कि सबसे ज़्यादा अच्छा जो तरीक़ाकार है, लाए अमल है क्राइम डिटेक्शन को रीड करने का, उसको मेजर करने का, वो है 15 कॉल्स। 15 कॉल करने से पुलिस कतई तौर पर किसी को रोक नहीं सकती। कोई सड़क पे खड़ा होकर 15 कॉल कर सकता है, दुकान में बैठ के 15 कॉल कर सकता है, अपने घर में या दफ्तर में बैठ के 15 कॉल कर सकता है। तो ये जो एक सिंगल इंडिकेटर है, ये बिल्कुल साफ़ और शफाफ तरीके से बता देता है कि क्या वाक़यतन क्राइम में रिडक्शन आई है या कोई हम डाटा फजिंग कर रहे हैं या कोई डाटा के वाले से कोई प्ले कर रहे हैं। तो ये जो डाटा आपने बताया, ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये 15 कॉल्स बेस पर है, जो कि सेफ सिटी के सॉफ्टवेयर के ज़रिए आया है। इसमें कोई मैनुअल वर्किंग नहीं है और कोई लगी लिपटी बात नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो क्राइम में रिडक्शन है, ये वाक़यतन देखने में आई है। अब मैं बात करता हूँ कि आपने सवाल किया कि कौन सा ऐसा लाया अमल है जिसके ज़रिए क्राइम में रिडक्शन आई है। इसमें सबसे पहले आप देखें कि हमने पूरी पंजाब पुलिस में असले के क्रैकडाउन के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रखी है। आपका कब्ज़ा जो है, नाजायज़ कब्ज़ा, वो असले के ज़ोर पर हो रहा है, इक़दाम कत्ल असले के ज़ोर पर हो रहा है, कत्ल असले के ज़ोर पर हो रहा है, शरीफ शहरियों को जो डराया धमकाया जाता है वो असले के ज़ोर पे धमकाया जाता है। तो ये आप देखें कि इन तमाम मेजर कैटेगरीज़ में जो मेजर फसाद की जड़ है, मेजर जो एक आला है जिसकी वजह से क्राइम कमिट किया जाता है, वो असला है। तो इसके ऊपर पिछले पूरे साल में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, CM साहिबा ने बड़ी तवज्जो दी और पंजाब पुलिस ने इसके अंदर बड़ी खातिरख्वाह कामयाबी दिखाई। और इसी ज़िमन में अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि ज़िला गुजरात की पुलिस ने भी बेहतरीन कारकर्दगी दी। और जैसा कि आपने बताया कि पिछले पूरे साल में, यानी कि साल 2025 में, डकैती माह कत्ल का एक केस भी रजिस्टर नहीं हुआ। गुजरात जैसे शहर में, जो कि अमूमी तौर पर असलागिरी, बदमाशी, कत्ल मुकादले के लिए बहुत ज़्यादा बदनाम है, तो आप ख़ुद भी आज इस बात के गवाह हैं कि पूरे एक साल में, यानी 365 दिनों में, अल्लाह के फजल करम से एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिसमें कोई डकैती के साथ कत्ल कर दिया गया हो, बंदा दौरान डकैती किसी का रेप कर दिया गया हो। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के संगीन नोयत के क्राइम में इतनी खातिरख्वाह कमी देखना, 100% रिडक्शन देखना, ये सिवाय अल्लाह के फजल के और कुछ भी नहीं। और इसके साथ साथ आप देखें कि हमने 907 अदद मोबाइल चोरी के अपने सॉफ्टवेयर गैजेट के ज़रिए उसको ट्रेस किया। असले के हमने बेतहाशा FIRs दी। नारकोटिक्स के अंदर हमें बहुत ज़्यादा कामयाबी हुई। आपने देखा कि साल 2025 मंशियात फरोशों की भीखुनी, उनकी सज़ा को यकीनी बनाना और उनको पकड़ना उस हवाले से बड़ा अहम रहा। अच्छा, आप ये बताइएगा, जैसे कि अभी मंशियात का जिक्र आपने कर दिया, कितने ऐसे केस हैं जिनमें मंशियात फरोशों को पकड़ के जेल सज़ा हो गई है? जी, ये तकरीबन केस जो हैं इनकी तादाद सैकड़ों के अंदर है। और इसमें इस दफ़ा हमने खसूसी तवज्जो दी है कि जो मंशियात पी रहे हैं उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर की तरफ लेके जाया जाए, जबकि मंशियात फरोशों के ऊपर क्रैकडाउन किया जाए। एक दफ़ा फिर वही बात दोहराऊँगा कि जब तक किसी बीमारी की जड़ को उसकी जड़ से उखाड़ के नहीं फेंका जाएगा तो बीमारी का हल नहीं निकलेगा। तो इसमें मंशियात फरोश, आप ख़ुद इस बात के गवाह हैं। इस वक्त अल्लाह के फजल से जब मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, गुजरात में मंशियात को तलाश करना मुश्किल है। और ये बड़ा एक अच्छा KPI है कि किसी शहर में अगर आपने देखना हो कि यहाँ पर मंशियात की तरसील कितनी आसान है, तो आप आम गली मोहल्लों में जाकर लोगों से पूछें, तो अगर बड़ी आसानी से मिल रही हो तो ज़ुबान ज़्यादा खासो आम बात होती है कि फ़लाँ शख्स है, आप उसको ऑनलाइन पैसे भेज दें तो आपको मिल जाएगी। फ़लाँ गैंग है, उसको आप किसी तरीके से अप्रोच करें तो मिल जाएंगी। अभी रिसेंटली भी हमने एक गैंग पकड़ा जो कि व्हाट्सएप पर अपनी कीमतें जो है वो अपना जो उसकी प्राइस थी मंशियात की वो इसके ज़रिए मंगवाते थे। किसी सड़क पर एक निशानी लगाकर तस्वीर खींच के परचेज़र को भेज देते थे कि ये फलाने खंबे के नीचे आपकी ये रेड रंग की पुड़ी पड़ी है, नीले रंग का लिफाफा पड़ा है। इस गैंग को भी हमने अल्लाह के फजल से आज से कुछ रोज़ कबल बस्ट किया है और उनके मोबाइल से तमाम तर शवाहिदात जो है वो भी करते हैं।
प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के साथ मैं हूं मुकेश रुपेता और मौजूद हूं जैकोबाद के सिंध बलूचिस्तान के कायम थाना RD 52 पर। कुछ दिन कबल यहां पर जैकोबाद में एक लड़की की वीडियो वायरल हुई जिसमें लड़की ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि 6 पुलिस एहलकारों ने गैरकानूनी तौर पर उन्हें हिरासत में रख कर थाने के अंदर जो है 8 दिन तक ज़्यादती का निशाना बनाया। जैसे ये वीडियो वायरल हुई तो IG सिंध जावेद आलम उड्डो, होम मिनिस्टर सिंध ज़ाउल हसन लंजार और दीगर जो आला हकाम थे उन्होंने नोटिस लिया और SSP जैकोबाद मोहम्मद कलीम मलिक को ये जिम्मेदारी की इंक्वायरी करके फौरी तौर पर मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और 24 घंटे के अंदर SSP जैकोबाद मोहम्मद कलीम मलिक ने इंक्वायरी की और मुल्ज़मान को जो है गिरफ्तार करके लॉकअप कर दिया है। और अब इस केस की क्या सूरत हाल है, ये केस अब कहाँ पहुँचा है, इस केस के हर पहलू पर हम अब नज़र डालेंगे। आइए चलते हैं इस केस की तरफ। मौजूद हूँ तालका अस्पताल ठुल में। यहाँ पर मौजूद है मेरे साथ तालका अस्पताल ठुल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट अब्दुल रशीद नूनारी। उनसे पूछते हैं कि डॉक्टर ने जो टीम ने जो डॉक्टर आसिया खोसो रेप केस की जो इब्तिदाई रिपोर्ट है उसमें क्या देखा और अब तक जो नमूने जामशोर लेबॉर्ट्री में भेजे गए हैं उसकी क्या अपडेट है। अस्सलाम वालेकुम सर। अब हमें ये बताएं कि जो आसिया रेप केस हुआ उसमें इब्तिदाई रिपोर्ट क्या आपने देखी? हमने नहीं देखी, लेडीज़ ने देखी। डॉक्टर अच्छा उसने वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू भी किया था। अभी ये है तो वो ये सारा सैम्पलिंग रोड़ी लेबॉर्ट्री जामशोर भेजा है। अभी उसकी रिपोर्ट जब तक आएगी फिर फाइनल वो होगा ना। हम तो दायरा लेडी डॉक्टर जो लिखेगी तो वही उसकी है ना। आपकी जो टीम की लेडी डॉक्टर थी उन इफ्तिताई रिपोर्ट में उन्होंने क्या दिखाया था? उसने वो जो पेपर में मेंशन किया था ना वो सारा पेपर उन लोगों ने मेंशन किया है ना, उसमें तो वो नहीं है तो कि ये प्रॉब्लम नहीं, वो क्लियर तो उसमें नहीं होगा ना जब तक यहाँ वहाँ से लेबॉर्ट्री में कोई परफेक्ट रिजल्ट आ जाएगी, इसमें तो नहीं होगा ना। जो उसने फिजिकल एग्जाम किया है लेडी डॉक्टर ने वो मेंशन किया है ना। मेडिकल सुपरिटेंडेंट तालका अस्पताल ठुल के तासुरात सुने। अभी हम चलते हैं जैकोबाद की सिविल सोसाइटी की तरफ और खोसो बिरादरी के सरदार की तरफ के वो इस मामले पे क्या कहते हैं। देखें, जो आसिया खोसो रेप केस था थाने के अंदर, पहले तो हम उसकी सख्त लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं क्योंकि ये थाने होते हैं और पुलिस वाले उनकी वो आवाम के मुहाफ़िज़ होते हैं। अगर थानों में ही हमारी बच्चियों के साथ ऐसे रेप होने शुरू हो जाएं तो बच्चियां किधर जाएं और मुतासर लोग वो किधर जाएं। तो इस हवाले से उन्होंने ये गैंग रेप हुआ है और ये उसके बयान के मुताबिक जो विक्टिम है आसिया खोसो, ये मुसलसल एक हफ़्ते तक रेप हुआ है। तो ये तो इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन है जैकोबाद के हवाले से और इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन है सिंध के हवाले से। तो एज ए सिविल सोसाइटी हम उसकी मज़म्मत करते हैं और विक्टिम के साथ हैं हम सारे, और वकला जो भी हैं हमारे बार एसोसिएशन पहले दिन के साथ उसकी मज़म्मती बयान भी हमने दिया और हम विक्टिम के साथ थे और आज भी सिविल सोसाइटी देखें सरापा एहतजाज है और सारे उनके साथ ही हैं। हम यही अपील करते हैं, ये हमें तो यकीन है कोर्ट्स को, ऑनरेबल कोर्ट्स पर, तो इंशाल्लाह FIA उनकी इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है और केस चल भी रहा है, तो इंशाल्लाह उसको इंसाफ मिलेगा। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम होम मिनिस्टर और जो हमारे सिंध गवर्नमेंट है कि ऐसे जो नाहल और ऐसे जो बेबद किरदार जो लोग पुलिस डिपार्टमेंट में और दूसरे डिपार्टमेंट्स में हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये रवैये की बात तो अलग, लेकिन जो हमारा कानून है पाकिस्तान का उसमें यह है कि जो भी अगर वो मुल्ज़िम भी है उसके खिलाफ़ FIR है या कोई भी सेक्शन है तो पुलिस उसको जो मेल जो जवाब पुलिस वाले हैं उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए फ़ीमेल जो है वो अरेस्ट कर सकते हैं और उसके लिए अलग जेल होते हैं, वुमेन के अलग जेल होते हैं, उसमें उनको रखा जाता है और हिफाजत के साथ रखा जाता है। फैसला तो कोर्ट करेगी ना, लेकिन उसके ऊपर कोई केस भी नहीं था। इन्होंने इतना ही गैर कानूनी काम किया हुआ है। उन्होंने एक हफ्ते से उसको जो है मुख्तलिफ थानों पर रख कर उसका रेप किया हुआ है, रेप करते रहे हैं। तो ये कानून से बालातर उन्होंने काम किया है और इंतहाई घटिया काम किया है। इसकी सख्त लफ्ज़ों में मज़म्मत की, जितनी मज़म्मत करते हैं वो कम है। हूँ कि आखिर क्या वजह बनी कि इन औरतों को थाने पे लाया गया,
کہ وہ تھانے پہ آئی اور یہ واردات ہوئی. تو آگے تو انویسٹیگیشن اور کورٹ پہ ہم ڈپینڈ کرتے ہیں کہ کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. مگر کیوں ان لیڈیز کو اٹھایا گیا؟ اگر ان کے والد یا ان کے بھائی کسی بھی جرم میں ایبسکونڈر تھے تو انہیں اٹھایا جاتا. آپ دیکھیں گے کہ یہ سب غریب لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. خصوصاً سندھ میں یہ چیزیں بہت کافی زیادہ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایس ایس پی جیکب آباد محمد کلیم ملک آپ سے مخاطب ہوں. سیٹرڈے نائٹ کو ایک انفارچونیٹ ریپ انسیڈنٹ میڈیا پر رپورٹ ہوا، جس کے بعد آئی جی صاحب اور ڈی آئی صاحب نے مجھے حکم کیا کہ میں وہاں جا کر خود انکوائری کروں. انکوائری کے بعد 6 ملوث پولیس افسران کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. پولیس میں اس طرح کی کالی بیڑوں کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا اور اس کیس کی انویسٹیگیشن کو میں خود مانیٹر کروں گا اور ان کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی اور ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. لیگل ایکشن کے ساتھ ساتھ ڈپارٹمنٹل ایکشن بھی کیا جائے گا اور ان کو ڈسمس فرام سروس کریں گے. ہم کسی صورت اس طرح کی گراؤنی حرکت کو برداشت نہیں کرتے ہیں. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جیکب آباد نے آسیہ کھوسو ریپ کیس کا نوٹس لیا اور 24 گھنٹے کے اندر اس کیس کی سماعت کی. پولیس کے بیانات سننے کے بعد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے انکوائری جو ہے وہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے حوالے کر دی ہے اور ایف آئی اے نے اس کا مقدمہ الگ درج کر کے اور تفتیش شروع کر دی ہے. اس مقدمے میں 2 پولیس اہلکار ایس ایچ او 52 آر ڈی جو ہے اس کو مقصود سنجرانی کو اور ہیڈ مورر کو بھی شامل تفتیش کر کے گرفتار کیا گیا ہے، جس میں ایف آئی اے کو اجتماعی ذاتی کا متاثرہ لڑکی نے یہ بیان دیا کہ جو حراست کے دوران جو ہے وہاں پر ایس ایچ او اور ہیڈ مورر نے ان کی سونے کی کانوں کی جو بالیاں ہیں وہ اتاری اور تذلیل کی، جس کے بعد ایف آئی اے نے ان دونوں پولیس اہلکاروں کو گرفتار کر لیا ہے. اس وقت ایف آئی اے نے 8 پولیس اہلکاروں کو گرفتار کیا ہے اور ان کی تفتیش کی جا رہی ہے. ایف آئی اے نے جوڈیشل مجسٹریٹ سے 5 روزہ ریمانڈ بھی لیا ہے پولیس اہلکاروں کا، ان کے دوران ان کے بیانات لیے. اب جو ہے جوڈیشل مجسٹریٹ نے 8 گرفتار پولیس اہلکاروں کو جیل کے حوالے کر دیا ہے.